देखिए चलिए लगाइए, आज कॉनिक सेक्शन की शंकु परिच्छेद की विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। पहला सवाल देखें, यदि एक परवलयाकार परावर्तक का व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर। परवलयाकार परावर्तक का मतलब होता है एक परवलयाकार एक बर्तन है जो परवलय के आकार में, जिसका व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर, गहराई 5 सेंटीमीटर, तो उसके नाप के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जरा दिमाग लगाइए, पहला क्वेश्चन है, शांत रहे भाई, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है सब लोगों को। ये x डैश है और ये y डैश है, क्या इतना समझ पा? ये x डैश है और y डैश है। आगे बढ़ाऊं, इससे करना क्या है कि एक परवलयाकार परावर्तक है, मतलब परवलय है जिसका ये कुछ ऐसे आकृत बनाना है, क्योंकि बर्तन टाइप है कोई, ये परवलय का आकार पे, ये अक्ष के ऊपर का भाग नीचे का भाग बराबर बनाना है। इसका व्यास कितना दिए कोई बताएगा? हाँ, व्यास का मतलब समझ रहे हैं, जैसे घर में कोई कटोरी है, समझ रहे हैं? अरे बाउल नहीं समझते, कटोरी। हाँ, तो जिसका जो व्यास होता है ऊपर वाला सिरा, ये इसका व्यास होगा। ये ए है, ये बी है, थोड़ी देर के लिए इसका ए बी व्यास है, तो व्यास कितना दिए 20 सेंटीमीटर। और ये इसकी गहराई है, ये इसकी गहराई है कितनी 5 सेंटीमीटर इसकी गहराई है। तो इसकी नाप भी मांग रहा है भाई, बहुत ध्यान सुनना। कोई बताएगा यहाँ का कोऑर्डिनेट बताएगा बिंदु ए का? मुश्किल है बताना क्या? 5 कम 10, हाँ ये 20 है ना, 20 का आधा, अच्छा से ऊपर का भाग नीचे का भाग बराबर होता है 5 कामा नीचे का 5 कामा माइनस 10, 5 10 5 माइनस 10। अब बताइए जो परवलयाकार परावर्तक है उसका मुख किधर खुला है? एक्स अक्ष की दाहिनी दिशा में। परवलय का कौन सा रूप? पहला रूप। पहले रूप का मानक समीकरण y स्क्वायर बराबर 4ax लिखेंगे। बोलो प्रॉब्लम बेटा, इधर बैठ जाओ। लिखेंगे चूंकि परवलयाकार परावर्तक का मुख एक्स अक्ष की धन दिशा में खुला है, चूंकि परवलयाकार परावर्तक का मुख, परवलयाकार परावर्तक का मुख, परवलयाकार परावर्तक का मुख एक्स अक्ष की धन दिशा में खुला है, एक्स अक्ष की धन दिशा में खुला है, इसलिए माना परवलय का समीकरण, बोलो y स्क्वायर बराबर 4ax। अरे पहला रूप है ना यार, इसलिए माना परवलय का समीकरण y स्क्वायर और 4ax, इसलिए माना परवलय का समीकरण y स्क्वायर और 4ax, इसलिए माना परवलय का समीकरण y स्क्वायर और 4x। आगे बढ़ाऊं, कोई बताए कि स्मॉल a क्या होती है? सिर से नाप के बीच की दूरी होती है, और शायद नाप के निर्देशांक चाहिए, तो a आ गया तो नाप के निर्देशांक तो ऑटोमेटिक आ गए। स्मॉल a का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसी कुछ आइडिया? हाँ, क्योंकि बिंदु 5 कामा 10 से परवलय गुजरता है, इसलिए यह बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेगा। लिखेंगे क्योंकि बिंदु a 5 कामा 10, क्योंकि बिंदु a 5 कामा 10 परवलय पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे, इसलिए यह बिंदु परवलय के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। 5 कामा 10 क्या लिखे हैं? चूंकि बिंदु 5 कामा 10 परवलय पर स्थित है, इसलिए यह बिंदु परवलय के समीकरण को 10 का वर्ग बराबर 4a गुणे 5, 10 का वर्ग 100 बराबर 20a बराबर 5। अच्छा देख ए क्या है? सिर से नाप के बीच की दूरी। लिखेंगे हम जानते हैं स्मॉल ए सिर से नाप के बीच की दूरी होती है, हम जानते हैं स्मॉल ए, हम जानते हैं स्मॉल ए सिर से नाप के बीच की दूरी होती है, हम जानते हैं स्मॉल ए सिर से नाप के बीच की दूरी होती है, सिर से नाभ के बीच की दूरी होती है। के बीच की दूरी होती है, लिख गया। लिखेंगे परवलय की नाभ, अब नाभ मांग रहा भाई, नाभ बिंदु यस, पहले रूप के लिए नाभ का कोऑर्डिनेट बोलो a कामा 0, इसका मतलब बिंदु यस का कोऑर्डिनेट कितना बन गया 5 कामा, चित्र में देखा जाए तो यहीं पे इसकी नाभ ही हो जाएगी 5 कामा 0। अगले दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। हाँ भाई दूसरा क्वेश्चन देखेंगे।
एक मेहराब परवले का आकार का है, इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है, मतलब वाई अक्ष में इसका अक्ष है। मेहराब का मतलब आज समझ रहे, मैं समझाता हूँ, ठीक है भाई। इंग्लिश मीडियम कोई किताब तो नहीं ली? कोई नहीं ली। एक मेहराब परवले के आकार का है और इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। मेहराब 10 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा है। यह परवले के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? परवले के 2 मीटर की दूरी पर शीर्ष से कितना चौड़ा होगा? अभी समझाता हूं। देखो है क्या यार ये। अच्छा, यदि हम लोग आम भाषा में यदि मेहराब को समझें तो जिस तरह हमारे बालकनी का भार्जा नहीं निकला रहता, अरे छत का आगे छत निकाले रहते हैं आप लोग दीवार से, और ऐसे गुलाई उलाई में छत नहीं कुछ लोग निकाल देते। हाँ, तो इसी तरह है ये कहानी इसकी। मेहराब का मतलब यही, समझ में आ गया? अर्थात कोई इस तरह का भार्जा टाइप निकला हुआ है जिसका अक्ष ऊर्ध्वाधर है। पहली बात तो इसका अक्ष क्या है? ऊर्ध्वाधर। अक्ष ऊर्ध्वाधर का मतलब कि वाई अक्ष में, ये इसका अक्ष है, ठीक है भाई। ये वाई डैश है, ये एक्स डैश है, और ये अक्ष ऊर्ध्वाधर है तो कुछ ऐसी सीन आ गई इसके, ये ऐसी सीन आ गई, ठीक है भाई। ये इसका मेहराब की कंडीशन ये होगी। अब फिर उसी तरह की कंडीशन आ गई, हाँ। चलो इसकी ऊंचाई बता दीजिए, ऊंचाई कितनी थी मेहराब की? 10 मीटर। तो ये ऊंचाई 10 मीटर है, अर्थात ये जो ऊंचाई है यहाँ तक ये 10 मीटर, ये 10 मीटर। चौड़ाई जरा बता। चौड़ाई 5 मीटर है, अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक की जो ये चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई वो कितनी है? 5 मीटर। नहीं समझ में क्या? थोड़ा सा 10-5 में कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा फिगर में। चौड़ाई का मतलब नहीं समझेगा? समझ गए? चौड़ाई 5 मीटर है। अब बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग बता लेंगे जितने क्लास में बैठे हुए। ए है, ये बी है, यहाँ कोई कोऑर्डिनेट बताएगा? बहुत आसान है। यहाँ ए का कोऑर्डिनेट 5, पूरा 5 है। हाँ, ये सुनिए, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। 2.5, हाँ 2.5 का मतलब भाई चलेगा ये। इधर की तरफ माइनस, इस तरह कोऑर्डिनेट कभी पढ़े हो? 2.5 कभी पढ़े? ताजा समाचार। अच्छा ध्यान से सुने। अब कहानी क्या है इस पे? परवले का मुख किधर खुला है? वाइज की दान दिशा में। तो परवले का तीसरा रूप के परवले का समीकरण x² बराबर 4ay। समझ में आ गया? कोई पूछे ए का मान कहां से लाऊंगा, तो ए का मान इससे संतुष्ट करा दूंगा, किसी एक से संतुष्ट कराऊंगा, ए का मान आ जाएगा। क्वेश्चन की तमन्ना क्या है? शीर्ष से, ध्यान से सुने पहले क्वेश्चन तो समझ ले। शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर, ध्यान सुनना, शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर, 2 मीटर की ऊंचाई पर इसकी चौड़ाई बतानी है। नहीं है समझ? 2 मीटर, शीर्ष से 2 मीटर ऊंचाई पर, ये पूरी 10 मीटर है ना ऊंचाई यहां तक, तो 2 मीटर की ऊंचाई पर कितना चौड़ा है? आपको तो पता है कि 10 मीटर की ऊंचाई पर इसकी चौड़ाई है 5 मीटर। नहीं आया समझ में? अर्थात शीर्ष पे कोई चौड़ाई पूछे तो 0 मीटर है चौड़ाई। अरे शीर्ष पे कहां चौड़ाई है? जैसे इसके ऊपर जाएगा चौड़ाई इसकी बढ़ेगी। तो वो कह रहा है कि शीर्ष से 2 मीटर की दूरी पर एक कितनी चौड़ाई है? सपोज दैट मैं इसकी चौड़ाई k मान लेता हूं, थोड़ी देर के लिए इसकी ऊंचाई यहां पे चौड़ाई k माने ले रहा हूं, और ये कितने मीटर है? 2 मीटर। कोई बताएगा यहाँ का ये p है, ये q है, यहाँ p का कोऑर्डिनेट कोई बता? हाँ बहुत अच्छा। ये ऐसे ये k है, ये पूरा k है तो आधा k/2, तो यहाँ कोऑर्डिनेट k/2 कामा 2, यहाँ माइनस k/2 कामा 2। उम्मीद है कि समझ में आ गया ना? समझ में तो फिर से एक बार समझा दो। नहीं है समझ? अच्छा दिक्कत हो तो फिर से समझा दो। देखो पूरा फंडा क्या है कि हम सीधा मान लेंगे कि माना शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर मेहराब की चौड़ाई k है। बस इसी को व्यक्ति जानना चाहता है। बस माना शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर, माना शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर, माना शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर, माना शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर मेहराब की चौड़ाई k मीटर भैया
कोई जिम्मेदारी ले लो फोन उठाने का, नहीं मैं परेशान हो जाऊंगा। अच्छा 12 के स्टूडेंट का फोन बाद में करो। हाँ इधर देखिए, हाँ ये परवलय का मुख किधर खुला, मानव परवलय का समीकरण। मानिए जल्दी से लिखेंगे मानव परवलय का समीकरण, मानव परवलय का समीकरण। मानो मानव परवलय का समीकरण, ठीक है भाई, मानव परवलय का समीकरण। बोलो तो जब परवलय का समीकरण क्या मानेंगे, वाई स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब सबसे पहले ए का मान ढूंढ रहे, ए का मान कहां से लाएंगे, हाँ परवलय को बिंदु ए से संतुष्ट कराने पर। जल्दी करिए, लिखेंगे परवलय को बिंदु ए से संतुष्ट कराने पर, परवलय को बिंदु ए से संतुष्ट कराने पर। परवलय को बिंदु ए से संतुष्ट कराने पर। बोलो इसे परवलय को बिंदु ए से संतुष्ट कराऊंगा तो x की जगह 2.5, y की जगह 10, x की जगह 2.5 का वर्ग बराबर 4 है, y की जगह 10, 2.5 का वर्ग 6.25, 4a गुणे 10, a बराबर 6.25 बटे 40। इसको हल करिए थोड़ा सा, कुछ काट वाट दीजिए, कुछ कट रहा है 5 से कट रहा है, 5/32 आ रहा है, शायद 5/32 आ रहा है। किससे कटा 5/32? अच्छा ये मतलब दशमलव हटा के 2 जीरो नीचे बढ़ा दिए होंगे फिर काट दिए होंगे। ये 5/32 सही है ना भाई, गलत तो नहीं है मान? हाँ समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, इसे ए का मान रखूंगा तो ए स्क्वायर, जरा सुनिए 4a की वैल्यू 5/32 इंटू वाई या एक्स स्क्वायर बराबर 5/8y। अब बहुत ध्यान सुना, समीकरण नंबर 2 आ गया। अब बहुत दिमाग लगाना थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू आ गई 5/8y। अब हम लोग करेंगे क्या, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, के की, अरे वैल्यू किसकी चाहिए, के की। तो अब समीकरण 2 को बिंदु P से संतुष्ट करा दीजिए। जैसे बिंदु P से संतुष्ट कराऊंगा के का मान ऑटोमेटिक आ जाएगा। लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 को बिंदु P से संतुष्ट कराने पर, इसी प्रकार समीकरण 2 को बिंदु P से संतुष्ट कराने पर, समीकरण 2 को बिंदु P से संतुष्ट कराने पर, समीकरण 2 को बिंदु P से संतुष्ट कराने पर, समीकरण 2 को बिंदु P से संतुष्ट कराने पर। चलिए जैसे बिंदु P से मैं संतुष्ट कराऊंगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। y की जगह 2 रखना है और x की जगह k/2, तो k/2 का वर्ग 5/8, y की जगह 2 रखना है तो k स्क्वायर बटे 4 बराबर है 5/4, 4 कट गया, k बराबर √5। प्लस माइनस नहीं ले सकते क्योंकि दूरी या नेगेटिव नहीं होगी। इसका मतलब शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर, शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर मेहराब की चौड़ाई √5 मीटर है। आंसर लिख दीजिए, अतः शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर, अतः शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर, शीर्ष से 2 मीटर की ऊंचाई पर, 2 मीटर की ऊंचाई पर मेहराब की चौड़ाई √5 मीटर। एक लोग आंसर मिलेगा, आंसर देखिए थोड़ा सा इसका। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सही आंसर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सर्वत्र सम भारी झूलते पुल का केबल, एक सर्वत्र सम भारी झूलते पुल का केबल परवलय के रूप में लटकी हुई है। इस सड़क का पथ क्षैतिज है जो 100 मीटर लंबा है तथा केबल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों पर टिका हुआ है, जिससे सबसे लंबा तार 30 मीटर है, सबसे छोटा तार
6 मीटर है। मध्य से 18 मीटर की दूरी पर जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बस। पहले बताइए सर्वत्र सम का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में शब्द पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े? कभी नहीं पढ़े? नहीं। हाँ बहुत अच्छा, सभी जगह बराबर। किसने बताया भैया? वो वही बताने का जिम्मेदारी रखता है। आपको कहाँ पढ़े हैं सब? अच्छा, इसका मतलब है। और कहीं ये शब्द कहीं सुने थे पहले कि पहली बार सुने? देखो सर्वत्र सम का मतलब होता है सब जगह बराबर बनो। जैसे सब जगह बराबर बनने का मतलब क्या होता है कि जैसे ये जैसे आप एक पटरी देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, सब फिजिक्स का रोल है, थोड़ा सा बैलेंसिंग कैसे होती है। तो पटरी एक ही धातु की होनी चाहिए, मतलब लकड़ी की है तो एक ही लकड़ी की हो, ऐसा नहीं कि इधर लकड़ी की इधर लोहे का हो तो भार इधर उधर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? इसकी थिकनेस सब जगह बराबर होनी चाहिए। यदि बराबर है तो इसको सर्वत्र सम बोलेंगे। सर्वत्र सम बोलेंगे तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, गुरुत्व केंद्र होगा, मिडिल पॉइंट पे आ जाएगा। जैसे इसको मिडिल पॉइंट पे करेंगे तो लगभग बैलेंस हो जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? ये बिल्कुल एकदम से मिडिल पॉइंट पे लगभग बैलेंस हो जाएगा मिडिल पॉइंट में। मेरी बात आप समझ रहे हैं? अरे देखे होंगे ना इस तरह का तराजू जो होता था उठाने वाला, वो मध्य बिंदु पे ही रहता था। मतलब अभी बैलेंस नहीं बन रहा है इसका, लगभग देखिए बन गया। अब ये थोड़ा सा इधर की तरफ पतली है हल्का सा। मेरी बात आप समझ गए कि? तो सर्वत्र सम का मतलब होता है कि बनावट एक ही तरह की होनी चाहिए, एक ही धातु की बनी चाहिए। तो सर्वत्र सम भारी झूलते पुल का केबिल, मतलब जो केबिल है, बात आप समझिएगा, उस सर्वत्र सम भारी झूलते पुल का केबिल परवले के आकार में लटका हुआ है। एक अजीब सा पुल है, मैं आपको तुरंत अभी समझाने की कोशिश करता हूं, तुरंत समझ में आएगा। कहानी कुछ ऐसी है कि ये केबिल है, ठीक है, अभी समझाता हूं। ये जब एनसीईआरटी भी नहीं था तो ये सवाल हम पढ़ाया करते थे, क्योंकि ये सवाल बोर्ड परीक्षा की हैसियत से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एक समय ये ज्वाइंट कोर्स था ना 11-12 का। अब देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये इसका लगभग मध्य बिंदु। थोड़ा सा चित्र अजीब नहीं लगा? अब थोड़ा ठीक लग रहा है? चलो सही लग रहा है, समझ लो। देखो ये सड़क का पथ जो है ना, रास्ता ना क्षैतिज है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, जो मतलब पुल के ऊपर। और ये 100 मीटर लंबा रास्ता है, समझ गए कि नहीं? और ये मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु तो ये यहां पे परवले का शीर्ष होगा, तो यहां पे सबसे छोटी तार होगी। अब पुल कैसे संतुलित, कैसे बैलेंस, कैसे, जरा ध्यान से सुने। इधर की तरफ मैं समझाऊंगा कि पुल का बैलेंस कैसे बना हुआ है। जैसे सपोज दैट ये एक पुल है, एक ऊपर इस तरह की तार लटकी हुई है, और इन ऐसे पुल को बांध दिया गया है, ऐसे ऐसे एक तारे लगा दी गई हैं पुल के ऊपर। नहीं समझ में आया? अरे नहीं, और नहीं लगी, बहुत समझाने की कोशिश कर। जैसे ये बात आप समझिएगा, ये मान के चलिए कोई पुल हो गया, क्षैतिज पुल है, और यहां पे एक तार है। अब तार को कहां बांधा गया मुझे नहीं पता, ना लिखा है किताब में, आप उसको आभास करिएगा मेरी बात को, कहीं ना कहीं तार को भी बांधा गया होगा। तो ऐसे करके एक परवले के आकार में एक तार है ऊपर, पुल के ऊपर है तार, समझ रहे हो? और उस तार से ऊर्ध्वाधर तारें ऐसे जोड़ दी गई हैं। तो जब जैसे ऊपर वाली तार को मैं इससे ऊर्ध्वाधर ऐसे जोड़ दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, तो नीचे कहां गए? नहीं समझे आप? जैसे सपोज दैट, जरा दिमाग लगाएगा, इधर से मैं एक धागा बांधू, इसके ऊपर एक धागा बांधू, और इस धागे को ऊपर बांध दूं किसी में, किसी तरह इधर से धागा बांध के ऊपर बांध दूं, तो ये नीचे कहां आएगा? फिर लटक नहीं जाएगा ये? अब भी नहीं समझ में आया? ठीक उसी तरह जरा दिमाग लगे, ऊपर इस तरह की एक तार लटकी हुई है, और इस तार को, इस परवलयाकार तार से ऊर्ध्वाधर तारों के द्वारा इस पुल को बैलेंस किया गया। अब भी नहीं समझ में आया? ठीक है, पुल होगा थोड़ा सा चौड़ा, जब चौड़ा होगा तो इधर उधर तारें लगी होंगी, बीच से गाड़ियां निकल रही होंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बाकी हम पुल नहीं बना रहे हैं, आप समझिए कोशिश करके। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हवा लगी कि नहीं लगी। अब जरा दिमाग लगाइए, ये सर्वत्र सम भारी झूलते पुल का केबिल है, ये केबिल है जो परवले के आकार में। क्वेश्चन को पढ़ते हैं आगे जाकर। एक सर्वत्र सम भारी झूलते पुल का केबिल परवले के रूप में लटकी हुई है। सड़क का पथ जो क्षैतिज है, मतलब सड़क नीचे है, पथ क्षैतिज है, 100 मीटर लंबा है, केबिल से जुड़े ऊर्ध्वाधर तारों में टिका है। अर्थात ये जो पुल केबिल से जुड़े, अर्थात ये ऐसे ऐसे केबिल लगी हुई है, ऊर्ध्वाधर तारों से टिका हुआ है। ऊर्ध्वाधर का मतलब हॉरिजॉन्टल तारें बंधी हुई हैं,
ठीक है, आगे पढ़िए क्या करें। जिसमें सबसे लंबा तार कहाँ होगा? किनारे वाला। ये दोनों सबसे लंबे तार होंगे। सबसे छोटा तार शीर्ष वाला। नहीं समझ पाए, शीर्ष वाला सबसे छोटा तार नहीं होगा। इसका मतलब ये सबसे छोटा तार है, कितना लंबा है? 6 मीटर। और सबसे लंबा तार 30 मीटर लंबा तार है। क्या समझ में आ गया? इधर भी 30 हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़िए, आगे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? मध्य से 18 मीटर की दूरी पर, मध्य से 18 मीटर की दूरी पर जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई मांग रहा है ना उसको। जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। हाँ, सपोज दैट, देखो ये मध्य है, मध्य से 18 मीटर दूरी इधर गए। सपोज दैट कितने मीटर दूरी गए? 18 मीटर दूरी गए। और ये जो तार बंधी हुई थी, इसकी लेंथ मांग रहा है कि भाई कितने मीटर की तार बंधी हुई। वो कह रहा है कि पुल के मध्य बिंदु से, ध्यान से सुनना, पुल के मध्य बिंदु से 18 मीटर की दूरी पर जो जुड़े समर्थक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पुल के मध्य बिंदु से जुड़े समर्थक तार की लंबाई कितनी है? L मीटर, जिसको मुझे ज्ञात करना है। यार समझ में नहीं आएगा आपको? हाँ, बना लीजिए फिर। देखो इसको कैसे यूज करते हैं। बताओ, देखो परवलय का समीकरण कहां से पाए? परवलय का मुख किधर खुला? YH की धन दिशा में। अब थोड़ी देर के लिए यदि इसको x सच मान लो, मैं मान लूं क्या इसको x सच? मान लेते हैं x सच, ठीक है। तो ये इसका मूल बिंदु हो गया। तो इसका शीर्ष क्या होगा? लटक गए आप लोग। इसका शीर्ष बताओ। 0,6 नहीं आए समझ? तो इसका शीर्ष क्या हुआ? 0,6। यहाँ कोऑर्डिनेट बताओ, यहाँ का नहीं बता पाए बहुत मारूंगा आज। अरे यहाँ कोऑर्डिनेट 5 कहाँ से? हाँ 100 है। ये तो 100 पूरा है ना यार बेटा। ये AB है 100 कितना? हाँ 50,30। समझ में आ गया? यहाँ कोऑर्डिनेट बताओ, यहाँ का 18,L। समझ में आ गया? परवलय के शीर्ष कितने हैं? 0,6। यदि परवलय का शीर्ष 0,HK हो, याद करिए, यदि परवलय के शीर्ष H,K हो, परवलय की नाभिलंब की लंबाई 4a हो, परवलय का मुख YH की धन दिशा समकुला हो, तो परवलय का समीकरण y माइनस नहीं YH की धन दिशा समकुला नहीं x माइनस h का होल आप स्क्वायर बराबर 4a y माइनस k। याद है कि सब भूल गया? HK क्या है? शीर्ष। h की जगह 0, h की जगह 0 और k की जगह लिखेंगे। ये लिखना नहीं, चित्र बना देंगे, लिखेंगे यदि परवलय के शीर्ष, यदि परवलय के शीर्ष यदि परवलय के शीर्ष यदि परवलय के शीर्ष H,K हो तथा नाभिलंब की लंबाई 4a हो, तथा नाभिलंब की लंबाई 4a हो, तथा नाभिलंब की लंबाई 4a हो, एवं परवलय का मुख, एवं परवलय का मुख YH की धन दिशा में खुला, एवं परवलय का मुख, एवं परवलय का मुख YH की धन दिशा में खुला, तब परवलय का समीकरण जल्दी बताइए क्या होगा? x माइनस h का होल आप स्क्वायर 4a y माइनस k, x माइनस h 0 का होल आप स्क्वायर बराबर 4a y माइनस k y माइनस 6 या x स्क्वायर बराबर 4a y माइनस 6। समीकरण नंबर 1 लगा। अब सुनिए, कोई बताए a का मान कहाँ से पाए? सबसे पहले a पकड़ो, बहुत सारा सवाल है। a, हाँ बिंदु 50,30 से परवलय को संतुष्ट कराने पर लिखेंगे बिंदु 50,30 से परवलय को संतुष्ट कराने, बिंदु 50,30 से परवलय को संतुष्ट कराने।
बिंदु 50, 30 से परवलय को संतुष्ट कराने। बिंदु 50, 30 से परवलय को संतुष्ट कराने। बिंदु 50, 30 से परवलय को संतुष्ट कराना। जरा संतुष्ट कराइए। 50, 30, x की जगह 50 का वर्ग, 4y की जगह 30, 30 माइनस 6, 50 का वर्ग कितना 2500। ये कितना बेटा 30 में 6 गए 24, 4 गुणे 24 गुणे ए बराबर 2500। 24 गुणे 4 कितना होगा? 4 गुणे 24 ही कर देते हैं। हाँ 2500 से 4 कट रहा है क्या? अरे कहाँ हैं आप? कितनी बार? बिल्कुल में आगे हल करके एक ही वैल्यू बताओ। पूरा ना कट रहा हो। 2500 से 24 गुणे 4 96। 24 गुणे 4 क्या होता है? 96। 2500 में 96 का भाग लगेगा। कट रहा है पूरा नहीं कट रहा? नहीं कट रहा, बटे में आएगा। फिर जो कट जाए काट दीजिए। 4 से भाग देने में वो 625 आ गया। चलिए नीचे 24 आ गया। अब कट रहा है। 5 से 4 है, कहाँ कटेगा? तो रहने दीजिए। एक का मान लिखा है 625 बटे 24 लिखा है। लिखेंगे समीकरण 1 में एक का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक का मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 1 में एक का मान रखने पर, बोलो समीकरण 1 में एक का मान रखने पर x² बराबर 4, a की वैल्यू 625 बटे 24 और y माइनस 6, तो x² बराबर 0, 625 बटे 4 छंग 24 6, y माइनस 6, समीकरण नंबर 2 लगा लो। अब ध्यान से सुनना, हम क्या मानेंगे? माना पुल के मध्य बिंदु से, ध्यान सुनना, पुल के पहले उतना लिख लो, नहीं क्या मतलब हो समझे। अच्छा सवाल तो ये ग्राफ समझ में आया था कि नहीं समझ में आ गया था? हमें क्या ज्ञात करना है? इस तरह की तारें लगी हैं, ध्यान सुनना, पुल को रोकने के लिए। वो समझ में नहीं आया क्या? अरे वो कहाँ समझ में आ गया जो उल्टा सुल्टा लिख रहा हूं? बोले इस तरह की तारें लगी इस पुल को रोकने के लिए। तो पुल के मध्य बिंदु से 18 मीटर की दूरी पे जो ऊर्ध्वाधर तार लगी उसकी लंबाई कितनी है? तो मान लेंगे, माना पुल के मध्य बिंदु से 18 मीटर की दूरी पर जुड़े ऊर्ध्वाधर समर्थक तार की लंबाई L मीटर है। माना पुल के मध्य बिंदु से, माना पुल के मध्य बिंदु से 18 मीटर की दूरी पर माना पुल के मध्य बिंदु से, पुल के मध्य बिंदु से, माना पुल के मध्य बिंदु से 18 मीटर की दूरी पर जुड़े समर्थक तार की लंबाई L मीटर। पुल के मध्य बिंदु से 18 मीटर की दूरी पर, पुल के मध्य बिंदु से 18 मीटर की दूरी पर, 18 मीटर की दूरी पर जुड़े समर्थक तार की लंबाई, जुड़े समर्थक तार की लंबाई, जुड़े समर्थक तार की लंबाई L मीटर, जुड़े समर्थक तार की लंबाई L मीटर। अब ध्यान सुनिएगा, ये जो परवलय है बिंदु 18 कामा यल को बिंदु समीकरण 2 से संतुष्ट करा देंगे। बस यल पकड़ा जाएगा, यल ही याद करना है। लिखेंगे समीकरण 2 को बिंदु 18 कामा यल से संतुष्ट कराने पर, समीकरण 2 को बिंदु 18 कामा यल से संतुष्ट कराने पर, समीकरण 2 को बिंदु 18 कामा यल से संतुष्ट कराने पर, समीकरण 2 को बिंदु 18 कामा एल से संतुष्ट कराने पर, बोलूं क्या? 18 कामा यल से संतुष्ट कराऊंगा। 18 कामा यल, 18 का वर्ग बराबर 625 बटे 6, y की जगह यल, l माइनस का 6, ये वैल्यू बोले 324 गुणे 6, ऐसे 6 का गुणा हो गया बराबर 625 l माइनस 6, 324 गुणे 6 करिए
1944। गुणा करके कुल मिला के यल का मान बताएं आप लोग, बताइए यल का। हाँ बोले कितना है ये, एक मिनट, इन दोनों को गुणा कितना है? पूरे यल का मान है आपका आगे, यल का मान कितना है? 5600 बटे, ये थोड़ा सा गंदा लग रहा है और इसको हल करो ना यार, अजीब सी बात बता बहुत। अभी उत्तर देखूं क्या मैं? हाँ आने दीजिए दशमलव, दशमलव में आने से कोई गुनाह थोड़ा हो जाएगा कि कोई गुनाह हो गया। हाँ 11 आ रहा है 9.11 मीटर लगभग। कटने से कितना आ रहा है? 9.11 आ रहा है क्या? कैलकुलेटर का प्रयोग कर ले, शायद 9.11 मीटर लगभग लिखे दे रहा हूं। ये इतने मीटर की लंबी तार लगभग लगी। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। एक मेहराब अर्ध दीर्घवृत्ताकार के रूप का है, मतलब आधा दीर्घवृत्त बनना है, ठीक है भाई, जिसका यह 8 मीटर चौड़ा है और केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। इसके एक सिरे से 1.5 मीटर की दूरी पर मेहराब की ऊंचाई कितनी होगी बताना भाई। देखो मैं बता रहा हूं, अभी ये पता चलेगा कुछ ना कुछ। देखो कारण क्या है कि अभी बनाने नहीं फिगर, ये जैसे दीर्घवृत्ताकार एक मेहराब है जो अर्ध है, अर्ध का मतलब आधा दीर्घवृत्त है भाई, सुन रहे हो, ये आधा दीर्घवृत्त है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये आधा है तो नीचे से हटा दो इसको। ये आधा दीर्घवृत्त के रूप में कोई मेहराब है जो चौड़ा कितना है पढ़िए, जो 8 मीटर चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कितनी दी है? 8 मीटर। जैसा कि बिंदु का नाम ए डैश होता है, याद है आपको? ये वाला बिंदु बी होता, नीचे वाला बी डैश होता, जो कि गोल हो गया भाई। वो तो केंद्र से कितना ऊंचा है? 2 मीटर ऊंचा है, केंद्र से 2 मीटर ऊंचा है। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप लोग, ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 1.5 मीटर की दूरी पर, ध्यान सुनिएगा, ये दूरी 4 होगी क्या? अरे 8 का आधा 4 नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं, नीचे इसको दर्शा देता हूं ताकि ऊपर जगह बन जाए। ये दूरी कितनी है? 4 मीटर, तो 1.5 मीटर यहां आएगा करीब। तो 1.5 मीटर की दूरी पर इसकी ऊंचाई बताना है, इसका अर्थ इसकी हाइट बताना है, हाइट जो कि मैं स्मॉल एच मान लूं। अब भी नहीं समझ पाए क्या? ये 1.5 1.5 मीटर की हाइट पर इसकी ऊंचाई, ये बिंदु P मान लिया थोड़ी देर के लिए, बिंदु Q है। समझ नहीं पाएगा? केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर मेहराब की ऊंचाई कितनी है? क्योंकि आगे या 4 मीटर की दूरी पर है, ऊंचाई 0 मेहराब की। अरे एक सच पे नहीं रखा तो ऊंचाई किस बात की? जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतनी ऊंचाई कम होती जाएंगी, तो ऊंचाई मान रहा है। अच्छा बिल्कुल आसान है, आप समझ गए होंगे। क्यों आसान है? कि दीर्घवृत्त का कौन सा रूप है? 2 दिन हुए, वे 2-3 दिन बढ़ाए हुए, मतलब खत्म हुए दीर्घवृत्त, आप नशे में आने लगे। दीर्घवृत्त का पहले रूप का मानक समीकरण, हाँ मानक समीकरण सेम होता है, वहां ए बड़ा होता है बी बड़ा होता है। अच्छा ये क्या होता है? दीर्घ, तो ए बराबर 4, बी बराबर 2, तो दीर्घवृत्त का समीकरण आ जाएगा। और इसकी यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहाँ का कोऑर्डिनेट 1.5 का एच, बस उस दीर्घवृत्त के समीकरण को इससे संतुष्ट करा देंगे, एच का मान आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं समझ पाएंगे? चित्र बना लीजिए, फिर मैं लिखा दूं।
बोलो। माना केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर मेहराब की ऊंचाई h मीटर। माना केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर माना केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर माना केंद्र से 1.5 मीटर की दूरी पर मेहराब की ऊंचाई h मीटर। मेहराब की ऊंचाई h मीटर। आज इसकी एग्जाम्पल कर लीजिएगा भाई, कल इसको बता के फुर्सत करें चुपचाप। बोलो। माना दीर्घवृत्त का समीकरण, बोले क्या है दीर्घवृत्त का समीकरण? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 1। माना दीर्घवृत्त का समीकरण, लिखिए भाई। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये दीर्घवृत्त का समीकरण मान लिए। अब आगे समझाता हूं, क्लियर सुनिएगा। देखो ए बराबर क्या है, ज्ञात है। ए बराबर 4, बी बराबर 2। ये लघुवृत्त की आधी लंबाई, दीर्घवृत्त की आधी लंबाई ए होती है, लघुवृत्त की आधी लंबाई बी होती है। समीकरण 1 में ए तथा बी के मान रखना। समीकरण 1 में समीकरण 1 में ए तथा बी के मान रखने पर देखिए, मान तो एक्स स्क्वायर बटे 4 चौको 16 वाई स्क्वायर बटे 4 इक्वल टू 1। समीकरण नंबर 2 कर लो। अब क्या करेंगे, चूंकि बिंदु P दीर्घवृत्त पर स्थित है इसलिए यह बिंदु दीर्घवृत्त के समीकरण को लिखेंगे। चूंकि बिंदु P दीर्घवृत्त पर स्थित है, चूंकि बिंदु P दीर्घवृत्त पर स्थित है, चूंकि बिंदु P दीर्घवृत्त पर स्थित है इसलिए यह बिंदु दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसलिए यह बिंदु दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इसलिए यह बिंदु दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। दीर्घवृत्त के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट कराऊं भाई? चलिए संतुष्ट कराइए। x की जगह क्या डालना है? 1.5 का वर्ग बटे 16 h का स्क्वायर बटे 4 बराबर 1। 15 का वर्ग 225 2.25 बटे 16 प्लस h स्क्वायर बटे 4 बराबर 1, या h स्क्वायर बटे 4 बराबर 1 माइनस 2.25 बटे 16, या h स्क्वायर बटे 4 बराबर 16 माइनस 2.25 बटे 16, या h स्क्वायर बराबर 4 से 16 कट जाएगा। 16 में 2.5 घटाइए 13.75 13.75 बटे 4 भाग लगाइए इसका 3.4375। अच्छा वर्गमूल ले लीजिए इसका, कैलकुलेटर ले लीजिए थोड़ा सा क्योंकि समय बच जाए। एक 1.56 मीटर आ रहा लगभग, 1.56। किसी का हुआ क्या? तो ये फिर ये गलत है। नहीं पहली बात तो ये मान में शंका हो गई। फिर तो पहले इसको भाग लगाइए 13.75 में 4 का। सही। तो अब इसका वर्गमूल लीजिए थोड़ा सा। अरे कैलकुलेटर का प्रयोग कर लो यार। एक दशमलव उत्तर तो 5 है दिए, 1.85 मीटर। चलो अगला सवाल दे। अरे पॉइंट में है, थोड़ा बहुत चलता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस तरह के एक सवाल उदाहरण में भी है। 5वां क्वेश्चन इधर एक उदाहरण में भी सवाल है ऐसा। अभी ये हो जाएगा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन बचेंगे, 6, 7, 8 तो फिर कल कर देंगे।
कल सब कुछ नॉर्मल रहता है तो कल 3D शुरुआत करेंगे, बाकी जो बचा है वो संडे को करेंगे। यदि फिर मौसम खराब रहता है, बारिश वारिश तरह होती है, तो फिर कल इसी को खत्म करके परसों 3D शुरू करेंगे। समझ गए? करीब 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है कि एक सिरे के निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं, जिसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। छड़ के बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से संपर्क वाले सिरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ध्यान से सुनना भाई यार, ये है क्या, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो ये x अक्ष है, y अक्ष है, ठीक, और ये एक छड़ है, ये AB एक छड़ है, और ये छड़ की लंबाई कितनी है? छड़ की लंबाई कितनी है? तो वर्गमूल फिर क्या गलत बता दिया यार? 1.85 नहीं है, 1.5 है यार। अब मैंने आपको कहा कि भाई कैलकुलेटर का प्रयोग कर लीजिए, तब भी आप गलत बता रहे हो। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ दिमाग लगाओ। देखे ऊपर यहाँ गलत है, वो तो पहले जान गया था ना कि कुछ ना कुछ गलत है इसका। अरे जो भी आप कैलकुलेशन कर ले उसके ऑपरेशन ना करें, अगले सवाल की तरफ देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन की तरफ ज्यादा माथा पच्ची करने का मतलब फालतू का दिमाग खराब कर रहे हो। 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ है, एक सिरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 9 सेंटीमीटर। अब सुनोगे तो इधर देखें, 12 सेंटीमीटर लंबी छड़, देखो 9 3 12 हो गए, 12 सेंटीमीटर लंबी छड़। ध्यान से सुनना क्या चल रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ के दोनों सिरे निर्देशाक्षों पे रखें, अर्थात छड़ के जो किनारे हैं वो x अक्ष और y अक्ष पे। अर्थात जिस तरह गांव में लकड़ी वाली सीढ़ी नहीं रखी रहती, एक सीढ़ी का एक सिरा जमीन पे रखा रहता है, एक सिरा दीवार पे टिका रहता है, ठीक उस तरह फील आ रही है। अब बात समझिएगा, सीढ़ी फिसल रही है इधर की तरफ, सपोज थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको अच्छा लगेगा, सीढ़ी इधर की तरफ फिसल रही है, जब इधर की तरफ फिसलेगी तो दीवार के सारे नीचे उतरेगी। इसको जैसे मैं सीढ़ी को खींचूंगा जमीन के अंदिश बाहर की तरफ खींचूंगा तो दीवार के सारे नीचे क्यों उतरेगी? नहीं आया समझ? तो जब उतरेगी तो बिंदु P घूमेगा, सपोज दैट बिंदु P घूमेगा, तो बिंदु P का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से एक दीर्घवृत्त बनेगा। कैसे बनेगा दीर्घवृत्त, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक दीर्घवृत्त की यहाँ से एक आकृति बन जाएगी भाई, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। अब जरा थोड़ा सा आप दिमाग लगेगा, देखो थोड़ा सा आभास करिएगा किसी बात को कि यहाँ पे कोई व्यक्ति बिंदु P पे, जो बहुत अच्छे दिमाग वाले स्टूडेंट को एक बार में समझ में आएगा, बाकी वो कभी जीवन में नहीं समझ में आएगा, आप विचार करते रहिएगा। यहाँ पे एक मान के चलिए एक मुलायम सी कोई तार लिए बैठा हुआ है, जो लोहे की तार नहीं होती मुलायम वाली, ठीक है, वो यहाँ पे लिए बैठा हुआ है। तो जैसे सीढ़ी को मैं बाहर खींच रहा हूँ, आप भेजा लगाना थोड़ा सा, जैसे मैं सीढ़ी को बाहर खींच रहा हूँ, ये सिरा नीचे उतर रहा है, और यहाँ पे इस तरह की कोई तार लगी हुई, तो इस तार पे झटका लग रहा हुआ सीढ़ी की रगड़ नहीं लगेगी। जब सीढ़ी की रगड़ लगेगी तो उसको मोड़ रहा है तार को, अरे नहीं आवाज हो रहा। फिर ध्यान से थोड़ा किस चीज को ध्यान से सुने ना, कि जैसे ये सीढ़ी यहाँ पे उतर रही है, बात आप समझिएगा, ठीक। और बिंदु P यहाँ पे टच हो रहा है, जैसे बिंदु P टच हो रहा है, यहाँ पे सपोज दैट इस तरह की कोई तार रखी हुई है, जरा आभास करिए कोई मशीन जैसे चल रही होगी, तो ये बाहर निकलेगा, बोलो, ये उतरेगा। तो जब बाहर उतरेगा तो उसी दौरान ये यहाँ पे बिंदु P इस तार को झटका नहीं मारेगा? नहीं आया समझ? रगड़ तो लगेगी ना उसको, तो रगड़ लगते समय जाते जाते ये बिंदु P घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, जैसे घूम रहा है तो कौन सी आकृति बन रही है? P, एक दीर्घवृत्त बन जाएगी। और कैसे बनेगी मैं आपको समझाता हूं। यहां से जैसे एक लंब डाल देंगे, सपोज दैट ये लंब डाल दिए, तो ये दूरी कितनी है? अरे ये मूल बिंदु से दूरी x नहीं होगी कोऑर्डिनेट की बात, और ये दूरी y, और ये कोण मैंने थीटा मान लिया, तो ये कोण थीटा। बनाइए, चित्र बनाइए, फिर समझा रहा हूं। अरे दीर्घवृत्त कैसे बनेगा भी समझाऊंगा, टेंशन ना लेना। कुछ हवा लगी कि एक भी हवा नहीं लगी? नहीं लगी? तो बिंदु P से एक दीर्घवृत्त गुजरता है, ये सिद्ध करना है, वो सिद्ध हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, बोलो क्वेश्चन पढ़ो।
करा 12 सेंटीमीटर लंबी छड़ इस प्रकार चलती है। छड़ चलती है, छड़ चलने का मतलब छड़ फिसल रही है। फिसलने का मतलब ये सिरा जमीन को स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ निकल रहा है, वो सिरा दीवार को स्पर्श करते हुए नीचे उतर रहा है। चलने का मतलब समझ में आ गया? ठीक है, छड़ इस प्रकार चलती है कि इसके सिरे निर्देशाक्षों को स्पर्श करते हैं। छड़ चलते समय छड़ हवा में नहीं होती, अर्थात जो किनारे हैं वो निर्देशाक्षों को स्पर्श करके चलती है। मतलब ये जमीन से को स्पर्श करके बाहर निकलती है, ये दीवार को स्पर्श करके नीचे उतरती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, छड़ के बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए। अर्थात छड़ के ऊपर एक बिंदु P है, तो बिंदु P का लोकस क्या होगा, अर्थात बिंदु P से कौन सी आकृति गुजरेगी, परवलय गुजरेगा, दीर्घवृत्त गुजरेगा, परवलय गुजरेगा। तो मुझे पता है दीर्घवृत्त इसलिए बना दिया हूं क्योंकि सिद्ध हो रहा है। अच्छा आगे जरा सुनिए, कह रहा है यक्ष अक्ष के संपर्क वाले सिरे से बिंदु P है कहां, जरा क्वेश्चन तो पढ़िए। कह रहा बिंदु P का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए, मतलब बिंदु P से कौन सी आकृति गुजरती है, जो बिंदु P की लोकेशन क्या है, जो यक्ष अक्ष वाले सिरे से कितनी दूरी पर, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पूरी छड़ की लंबाई 12 में 3 गए, ऊपर 9 बच गई। ये कोण क्या मान लिए हैं, थीटा मान लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लिखेंगे माना छड़ बिंदु P के निर्देशांक, माना छड़ बिंदु P के निर्देशांक यक्ष का y है। माना छड़ बिंदु P के निर्देशांक यक्ष का y है तथा छड़ का क्षैतिज से झुकाव थीटा, तथा छड़ का क्षैतिज से झुकाव थीटा, तथा छड़ का क्षैतिज से झुकाव थीटा। हेलो, हाँ बेटा बोलो। हाँ भाई देखना आप लोग, यार ये बिंदु P का बिंदु पथ आपको समझ में नहीं आया क्या? मुझे समझ में आ रहा है। देखो हो क्या रहा है एक्चुअल में कि ये छड़ बाहर निकल रही है, ध्यान से सुनना, छड़ बाहर निकल रही है, ठीक, और ये छड़ नीचे उतर रही है। तो उसी दौरान जब ये निकलेगी तो बिंदु P हरकत करेगा। बिंदु P अपनी जगह स्थिर कहां रहेगा, वो तो कहीं ना कहीं हरकत करेगा कि बिंदु P घूमेगा। तो यहां से घूमते घूमते कौन सी आकृति बन जाती है, वही तो मैं कह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे कोई तार रखी हुई, इस तरह मेरा हाथ देखिए, इस तरह जैसे ये रखा हुआ है, तो बार बार ये सीढ़ी निकल रही है, तो नीचे से ठोकर लग रही है, तो नीचे ठोकर लग रही है तो एक अंडाकार आकृति बन रही है यहाँ पे। ये सिद्ध करना है। वो अब कैसे सिद्ध होगा जरा देखिए, दिमाग लगेगा। समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में साइन थीटा का संबंध लें क्योंकि वाई यूज करना है। समकोण त्रिभुज ए क्यू पी में साइन थीटा बराबर, साइन थीटा लंब बटे कर्ण y/3, y/3। समझ में आ गया बेटा? इसको समीकरण 1 कर दो। ये थीटा थीटा कोण तो समझ में आ गया बेटा, संगत कोण है, बराबर हो। ऊपर वाले एंगल में लीजिए, पुनः समकोण त्रिभुज PRB में, 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 PRB में बोलूं तो जब PRB में लेके चलेंगे तो कास थीटा, ध्यान सुनिएगा, कास थीटा, कास थीटा मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना होगा, ये वाला x बटे कर्ण, कर्ण कितना 9। समीकरण नंबर 2, किसमें पता है कि समीकरण 1 और 2 से क्या करूं तो दीर्घवृत्त बन जाए। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ दें। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़िए जरा, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर बटे 9 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 81 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 इक्वल टू 1। इसका मतलब बिंदु P का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त निरूपित करता है। और दीर्घवृत्त का समीकरण लिखेंगे, अतः बिंदु P का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त निरूपित करता है। अतः बिंदु P का बिंदु पथ एक दीर्घवृत्त निरूपित करता है। समय आपके पास तो एक सवाल और कर दो। बारिश हो रही है कि बंद है? कोचिंग जाना तो फिर कोई मतलब नहीं है, जल्दी जल्दी करने में थोड़ा मजा आएगा। हाँ भाई 3 सवाल बचते हैं जो कि मैं कल करता हूँ, ठीक है भाई। मैं शेड्यूल बता चुका हूँ, यदि सब कुछ नॉर्मल रहा कल तो कल मैं 3D शुरू कर दूंगा। मौसम खराब रहता है तो इसी को फाइनल करूंगा, ठीक है भाई।